गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो और अरस्तू के विचारों की तुलना। इसके अंदर हम देखेंगे कि अरस्तू अपने महान गुरु प्लेटो का महान शिष्य था। गुरु शिष्य के रूप में इन दो महान दार्शनिकों का लगभग 20 वर्ष का एक दूसरे के साथ संपर्क था। इस लंबी अवधि में इन दोनों ने एक दूसरे को समझने का पर्याप्त मौका भी मिला और अच्छे से समझा भी। शिष्य अरस्तू ने गुरु प्लेटो की महानता को स्वीकार करते हुए कहा था, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने जीवन से और अपने संवादों के तर्क से यह बताया कि सुखी रहने के लिए अच्छा होना आवश्यक है। दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि में शिष्य अरस्तू का भी ऊंचा स्थान था। प्लेटो ने अरस्तू को अकादमी की प्रतिभा कहकर पुकारा था। उसके घर को पाठक का घर कहा था। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में अपने गुरु प्लेटो के दर्शन की आलोचना करने से भी संकेत नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो 20 वर्ष उनके साथ रहे, वो उनके गुरु थे तो उन्होंने सिर्फ उनकी प्रशंसा ही की। उन्होंने एक यथार्थवादी विचारक की भांति अपने गुरु के जो साम्यवाद संबंधी विचार थे उसमें पत्नी व संपत्ति संबंधी साम्यवादी विचारों की अरस्तू ने कटु आलोचना की। एक गुरु की उनके शिष्यों के हाथों इतनी आलोचना हुई, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। किंतु इसके कारण से हम दोनों के विचारों की बुनियादी साम्यता को भूल नहीं सकते। दोनों विचारकों में गंभीर समानता और असमानता दोनों दृष्टिगोचर होते हैं। फास्टर ने कहा है, अरस्तू सबसे बड़ा प्लेटोवादी है और प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है उतना इसके अतिरिक्त शायद ही किसी दूसरे विचारक पर किसी दूसरे के विचार का नहीं पड़ा। तो अब हम दोनों विचारकों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं वो देखेंगे। पहले हम दोनों की समानताएं देखते हैं। क्योंकि प्लेटो और अरस्तू दोनों गुरु शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उनमें समानताएं होंगी। और अरस्तू की रचना पॉलिटिक्स में उसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जब अरस्तू प्लेटो के पास आया तो उस समय बुढ़ापे में प्लेटो लॉज की रचना कर रहे थे और हमने देखा था कि जो प्लेटो का लॉज है, जो रचना है, वो प्लेटो का उपादर्श था, जिसके अंदर उन्होंने जो आदर्श राज्य के विचार थे उसमें काफ़ी कुछ यथार्थवादी विचार ले आए थे। तो प्लेटो और अरस्तू के विचारों की साम्यता होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों यूनानी दार्शनिक हैं। दोनों का जो चिंतन है, विचारों की जो पृष्ठभूमि है वो यूनानी है। दोनों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यदि प्लेटो का जन्म राज परिवार में हुआ है तो अरस्तू का संबंध भी राज परिवार से है। प्लेटो है वो सिराक्यूज राज्य के राजा डियोनीसियस का दार्शनिक राजा बनाने के लिए चुना, उसके गुरु बने। तो अरस्तू को सिकंदर का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों महान दार्शनिकों के विचारों में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहली समानता है उद्देश्य की समानता। प्लेटो और अरस्तू दोनों के राजनीतिक उद्देश्य समान हैं। अरस्तू का उद्देश्य भी वही है जो प्लेटो का था। अरस्तू के विचारों में भी राजनेतृत्व की कला और श्रेष्ठ साधनों के द्वारा श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों नैतिकता और उच्च आदर्श सद्गुणों पर बल देते हैं और एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य रखते हैं। अब नेक्स्ट समानता का जो टॉपिक है, राज्य की प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था। दोनों राज्य को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं।
उनका कहना है कि राज्य का अस्तित्व जीवन की रक्षा के लिए हुआ और राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य संबंधी विवेचना प्लेटो की दोनों विचारकों की रचनाओं प्लेटो की रिपब्लिक और उस पॉलिटिक्स में विस्तार से वर्णन किया गया है। आदर्श राज्यों का दार्शनिक पक्ष समान है। दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि राज्य व्यक्ति का अंतिम और विकसित रूप है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विशाल रूप है, इसीलिए वह राज्य के अध्ययन के लिए समाज का अध्ययन करते हैं। वे व्यक्ति के गुणों को सार्वभौमिक चेतना का अंग मानते हैं, राज्य को इस सत्य के अधिक समीप पाते हैं। इसीलिए प्लेटो पूर्ण ज्ञान के द्वारा अंश के ज्ञान को अधिक सही मानते हैं। अरस्तु के विचार भी इस विषय पर प्लेटो के समान ही हैं। प्लेटो की ही बात को दोहराते हुए वह पूर्ण के ज्ञान द्वारा अंश का ज्ञान होता है। राज्य व्यक्ति का ही विकसित रूप है। जो व्यक्ति के लिए नैतिकता और उत्तमता है वही राज्य के लिए लागू होती है। इसीलिए ये दोनों विचारक ही व्यक्ति और राज्य को एक दूसरे का विरोधी नहीं वरन एक दूसरे का पूरक मानते हैं। नैतिकता के संबंध में समान विचार। दोनों नैतिकता पर जोर देते हैं। दोनों ही राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए नैतिक दृष्टिकोण, विनम्रता, सहयोग, उदारता, सहिष्णुता को अपनाने पर बल देते हैं। शिक्षा संबंधी विचारों में समानता। दोनों का मानना है कि शिक्षा ही जो राजनीतिक और समाज में बुराइयां हैं उन्हें दूर कर सकती है। मानसिक रोगों का मानसिक उपचार शिक्षा के लिए कहा गया है। दोनों ने शिक्षा के लिए अपने समय के अंदर राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत दिया और शिक्षा का विस्तार से एक मॉडल पेश किया है, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, उसकी योजना, उसका जैसे प्राथमिक और उच्च स्वरूप बांटा है और बताया है भी किस एज के अंदर कि क्या पढ़ाया जाएगा। एक पूरा ढांचा खड़ा किया है शिक्षा का, और वह शिक्षा का में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक। और दोनों ने ही सैनिक प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। जहां प्लेटो 2 वर्ष के सैनिक प्रशिक्षण की बात करता है, वहीं अरस्तु ने सैनिक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक व शारीरिक परिश्रम शब्द का प्रयोग किया है और वह 18 से 21 वर्ष तक की बात करते हैं। शारीरिक श्रम। दोनों इस विचार से सहमत हैं कि शारीरिक श्रम दासों और गैर नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छे नागरिकों संबंधी विचारों में समानता। दोनों का मानना है कि अच्छा नागरिक अच्छा मानव ही हो सकता है। अच्छा नागरिक अच्छे राज्य में ही रह सकता है। दोनों ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि जो जन्म ले लेगा वही नागरिक होगा, वरन उन्होंने नागरिक के लिए भी कुछ नैतिकताएं, कुछ नियम डिसाइड किए हैं। जो उस कसौटी पे खरा उतरेगा वही नागरिक होगा। और इस प्रकार उनका जो नागरिकता का सिद्धांत है वो वर्तमान के प्रजातांत्रिक राज्य के समान विस्तृत ना होकर सीमित है। वह कुछ लोगों को ही नागरिकता प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे दोनों विचारकों में असमानताएं। अरस्तु के विचारों पर प्लेटो की अमिट छाप है, लेकिन फिर भी वह उसका भक्त नहीं है, वरन उसने उसके विचारों की जो उसको गलत लगा उसकी कटु आलोचना की है। दोनों के अंदर जो असमानताएं हैं उसमें पहला है अध्ययन पद्धतियों में भिन्नता। प्लेटो और अरस्तु दोनों की अध्ययन पद्धतियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति को अपनाता है। निगमनात्मक पद्धति का अर्थ होता है विशेष से सामान्य की तरफ, अर्थात पहले नियम रखा जाएगा, पहले कोई भी नियम आएगा, नियम को सिद्ध करने के लिए उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण पेश किए जाएंगे,
और वह निगमनात्मक पद्धति होगी। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति अपनाई है। प्लेटो के लिए जैसे प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटो का अंतिम लक्ष्य है वो आदर्श राज्य की प्राप्ति है, और फिर वो आदर्श राज्य की प्राप्ति को साबित करने के लिए विभिन्न उदाहरण देता है। और अरस्तु ने जो पद्धति अपनाई है वह वैज्ञानिक पद्धति है। उसके अंदर पहले वह सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। उसमें पहले कुछ उदाहरण पेश किए जाते हैं, उन्हीं उदाहरणों के आधार पर नियमों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है प्लेटो काल्पनिक है, अरस्तु यथार्थवादी है। प्लेटो के चिंतन में कल्पना है वो ज़्यादा प्रभावी है, अरस्तु के चिंतन में यथार्थ है। प्लेटो ने अपने काल्पनिक विचारों के लिए एक दार्शनिक शासक, एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। वहीं अरस्तु यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों और उपयोगितावादियों का पिता है। प्लेटो अति मानव की खोज में है, अरस्तु अति विज्ञान की खोज में है। ये मैक्सी ने कहा है, प्लेटो अति मानव की खोज में है जो राज्य को उतना अच्छा बनाएगा जितना अच्छा उसे होना चाहिए। अरस्तु अति विज्ञान की खोज में है जो राज्य को उतना अच्छा बनाएगा जितना वो हो सकता है। अरस्तु है वो क्या होना चाहिए दार्शनिक शासक की बात करता है, अरस्तु क्या है और क्या हो सकता है व्यवहारिक विवेक की बात करता है। प्लेटो अतिवादी है, अरस्तु मध्यम मार्गीय है। प्लेटो के विचार आदर्शवादी होने से अतिवादी है। दार्शनिक शासक का विचार संपत्ति, पत्नियों के साम्यवाद संबंधी उसके विचार, परिवार की समाप्ति, कानून की अवहेलना आदि उसके जो विचार हैं वह अतिवादी विचार हैं। दूसरी ओर अरस्तु मध्यम मार्गीय है। उसने परिवार, संपत्ति के महत्व को स्वीकार किया है, साम्यवाद के विचारों को ठुकराया है। यह मध्यम वर्ग का पक्षधर है। व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों में मात्रा का अंतर। अरस्तु के सामाजिक ढांचे का स्वरूप कई बातों में प्लेटो के समाज से भिन्न है। अरस्तु नागरिक, परिवार, संपत्ति से युक्त है, जबकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह समाज को दो भागों में बांट देता है। पहला है एक अभिभावक वर्ग और दूसरा उत्पादक वर्ग। अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में वह शासक और अभिभावक वर्ग में शासक और सैनिकों को रखता है और उत्पादक वर्ग में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित व्यक्तियों को रखता है। अब इन जो कैटेगरी है इसका निर्धारण कैसे हो ये करना मुश्किल है। प्लेटो क्रांतिकारी है, अरस्तु रूढ़िवादी है। अरस्तु रूढ़िवादी विचारक है, वह परंपरावादी और व्यवहार को प्रधानता देता है। वहीं प्लेटो है वो काल्पनिक और संश्लेषणवादी होने के कारण क्रांतिकारी विचारक है। समय अरस्तु ने प्लेटो के बारे में कहा है, प्लेटो युग के अनुभवों को ठुकरा देता है। प्लेटो सभी बातों के संबंध में स्त्री पुरुष की समानता पर बल देता है, लेकिन अरस्तु नहीं। अरस्तु का कहना है पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है और स्त्री का आज्ञा पालन करने में। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि जो प्लेटो हैं वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने 400 वर्ष पहले स्त्री पुरुष की समानता का विचार दिया, जो कि एक क्रांतिकारी प्रयास था। वहीं अरस्तु है वो रूढ़िवादी है। उन्होंने कहा कि जो पुरुष का काम है महिलाओं को आदेश देना और महिलाओं का काम है उस आदेश का पालन करना। ये उनकी रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। आर्थिक विचारों के संबंध में देखें
तो प्लेटो ने आर्थिक विचारों के संबंध में साम्यवाद दिया है। साम्यवाद के दो प्रकार बताए हैं उन्होंने, परिवार संबंधी और संपत्ति संबंधी, जिसके अंदर वो संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ उत्पादक वर्ग को देते हैं। अभिभावक वर्ग, जिसमें शासक और सैनिक है, दोनों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देते हैं। वहीं अरस्तु ने संपत्ति रखने के विचार का समर्थन किया है और प्लेटो के जो साम्यवादी विचार थे उनकी आलोचना की है। और उन्होंने कहा है कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग हैं वो भी संपत्ति रख सकते हैं। उन्होंने संपत्ति के उपयोग के 3 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत संपत्ति हो और उसका सार्वजनिक प्रयोग हो। इसका अरस्तु के द्वारा समर्थन किया गया है, संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग बताया गया है। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति हो और सार्वजनिक प्रयोग हो। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति हो और व्यक्तिगत प्रयोग हो। इस प्रकार अरस्तु ने संपत्ति के उपयोग के संबंध में कुछ विचार पेश किए हैं। अब है राजनीति, आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य भेद। प्लेटो है वह नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंदर भेद नहीं बताते, वरन वह नैतिकता का समर्थन करते हैं। वहीं अरस्तु है वो राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक मानते हैं और राजनीति को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए प्रयास किया है। दोनों ने व्यक्ति के संबंध को राज्य के साथ नैतिक रूप से जोड़ा है, लेकिन प्लेटो ने जहां राजनीति और नैतिकता के अंतर का जो डिफरेंस था उसे मिटा दिया है। अब है स्त्री पुरुष की क्षमता के संबंध में भेद। इसमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों के अंदर भिन्नता है। प्लेटो स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद स्वीकार नहीं करते, वह दोनों को समान समझते हैं। उन्होंने स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा का अधिकार दिया है, शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार दिया है प्लेटो ने। वहीं अरस्तु रूढ़िवादी हैं और वह स्त्री और पुरुष को समान महत्व नहीं देते। जैसा कि हमने पहले भी उनकी वो कोटेशन प्रयोग की थी, पुरुष का कार्य आज्ञा देना है और महिला का कार्य आज्ञा पालन, तो वह महिला को पुरुषों के अधीन रखना चाहते हैं। अब है कानून की धारणा के संबंध में भेद। प्लेटो है वह कानून को जो दार्शनिक राजा है उसके अधीन रखता है। उनके अनुसार जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वोच्च पद है, वो दार्शनिक राजा का ही है। प्लेटो के अनुसार कानून उसके अधीन का विषय है, वो अपने आप में संप्रभु नहीं है। अरस्तु ने कानून की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कानून अपने आप में सर्वोच्च है। राज्य में रहने वाला प्रत्येक शासक व्यक्ति सब कानून के अधीन है और कानून की आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार हमने प्लेटो और अरस्तु के तुलना की, जिसमें उनकी कुछ समानताएं और असमानताएं देखी। इसके अंदर हमने देखा कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी, वैज्ञानिक, विकासवादी और तथ्यात्मक है। वहीं प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वो क्रांतिकारी, सैद्धांतिक, सामूहिक है। धन्यवाद।